आज आवाज आ रही है ना? आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस 10 दिवसीय अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दूसरे व्याख्यान माला के अंतर्गत आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज आज महिला से जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हम लोगों के भाई, हम लोगों के मित्र प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य व गांधी विषय पर सारगर्भित व्याख्यान आयोजित है। आप हम लोगों के बीच इस वैश्विक महामारी के कारण शारीरिक रूप से महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए। आपकी इच्छा तो यहाँ आकर के व्याख्यान देने की थी, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जैसे ही आपके समक्ष यह विचार लाया गया हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय विनोद चौधरी जी के द्वारा, तो आपने बड़ी ही सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर हम लोगों को एक प्रकार से उपकार किया है। इसके लिए हम महाविद्यालय परिवार की तरफ से, इतिहास विभाग की तरफ से, सभी शिक्षकों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी को मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। आप शुरू से बहुत ही मेधावी, बहुत ही परिश्रमी स्कॉलर रहे हैं। मैं इनको शिक्षक नहीं, इनको तो मैं स्कॉलर ही मानता हूँ, क्योंकि शिक्षक शायद अध्ययन का काम बहुत हद तक कम कर देता है, लेकिन जो स्कॉलर होता है उसमें कुछ न कुछ नया सीखने की और उस सीख से लोगों को पुष्पित पल्लवित करने की जिज्ञासा निरंतर मन में रहती है। और आज उसी उनके ज्ञान का लाभ हम सभी विद्यार्थियों को, हमारे महाविद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थियों को सुचारू रूप से मिले, जिससे लाभ उठा सके हमारे विद्यार्थी। इसी के लिए आपका यह व्याख्यान आयोजित है। मैं प्रोफेसर मिश्र जी से एक आग्रह भी करूंगा कि वह यह समझ करके कि उनके साथ सभी BA MA के ही विद्यार्थी जुड़े हैं, इसलिए सहज और सरल रूप से अपनी बात को उनके बीच रखेंगे ताकि वो आसानी के साथ समझ सकें। क्योंकि मैं आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा को 35 वर्ष से जान रहा हूँ। अभी अन्य लोग हो सकता है कि आपसे कुछ समय बाद या कुछ समय पहले जुड़े हों, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही मेधावी स्कॉलर रहे हैं, मेधावी रिसर्चर हैं और महाविद्यालय परिवार के आग्रह को आपने स्वीकार किया। निश्चित तौर पर यह महाविद्यालय परिवार के ऊपर और हमारे छात्रों के ऊपर आपने एक प्रकार से हम लोगों को उत्कृष्ट किया है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि इसमें भी ऑनलाइन में कुछ समय सीमा की बाध्यता रहती है, मैं प्रोफेसर मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात को हम छात्रों के बीच में रखें। आदरणीय प्रोफेसर मिश्र जी।
प्रणाम सर। आपने धन्यवाद। हमारे लिए जो कुछ कहा वैसा कुछ मैं हूँ नहीं। ये आपका स्नेह है और आप मेरे बड़े भाई हैं, इस नाते यह आपका आशीर्वचन है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके अपेक्षाओं पर मैं आज खरा उतर सकूं। मैं डीएवी कॉलेज परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। डीएवी के मैनेजर साहब और प्राचार्य जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और विनोद जी के प्रति मैं क्या कहूं, वो हमारे समकक्ष हैं, थोड़े छोटे ही हैं और मित्रवत व्यवहार है। उन्होंने कहा, एक दिन पहले ही कहा, और मैं फिर सोचा कि यह मेरे लिए एक अवसर है। अवसर इसलिए कि मैं विचारों को समझने, विचारों को जानने में रुचि रखने वाला विद्यार्थी हूँ और हार्डकोर हिस्टोरियंस के बीच में जाकर के बोलना मेरे लिए एक चुनौती होगी, ये मैं पहले माना। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, इसी बहाने मुझे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और जितने भी श्रोता लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सबों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आगे 1-1.5 घंटे उन्हें मेरे साथ बिताना है। और फिर मैं अंत में यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से मुझे भी लाभान्वित करें। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं 1921 ईस्वी से। इस साल एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था महात्मा विदुर, और यह भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म थी। बैन इसलिए कर दी गई कि इसका जो किरदार था द्वारका प्रसाद संपत, उसके बारे में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह गांधी जैसे कपड़े पहनता है। फिल्म तो मूक फिल्म थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह गांधी जैसे कपड़े पहनता है और उसकी जो देह भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, वह भी गांधी जैसी ही है। और इसीलिए ये कृष्ण भक्त नहीं है, बल्कि यह गांधी ही है जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश उत्पन्न कर रहा है, असंतोष उत्पन्न कर रहा है। और इस तर्क के साथ उस फिल्म को बैन कर दिया गया। एक गांधी तो ये हैं। आखिर हमको बातचीत करनी है ना कि वो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और गांधी का। इसलिए हम पहले गांधी के कुछ रूपों को देख लेते हैं और फिर हम साथ में देखते चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वो क्या क्या और धाराएं रही हैं और कैसे वो एक जगह पे आके समन्वित हो सकती हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को विष्णु दिगंबर पुलस्कर के साथ गांधी जी अन्य सहयोगियों के साथ मिल करके जो उनका एक प्रिय भजन है, रघुपति राघव राजा राम, उसको गाते हैं। बाद में ये मिस्र खमाज नामक धुन में निबद्ध हुआ। सुब्बा लक्ष्मी और पंडित जसराज ने ऐसा करने का प्रयास किया आगे चलकर। एक गांधी ये है, और एक गांधी फिर हमको वो दिखते हैं जो सावरकर बंधु जेल में हैं, उनके लिए फिर वो लेख लिखते हैं कि इनको रिहा किया जाए। और एक गांधी वो भी हैं जब गोडसे उन पर छुरा लेकर के आक्रमण के लिए दौड़ा और गांधी के इर्द गिर्द की भीड़ ने उसे पकड़ लिया, तो गांधी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो भाई कि तुम आश्रम में आकर के हमारे साथ रहो, तुम हमको ये बताओ कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा तुम मानते हो, मार देना चाहते हो मुझे। लेकिन आपको पता ही होगा कि गोडसे इस संवाद के लिए तैयार नहीं हुआ
और वह शायद भाग करके फिर और कोई योजना बनाने में ही अपने आदर्श को क्रियान्वित करने की दिशा में सोचा। रहे होते हैं तो वह आक्रोश काफी हद तक कम हो चुका होता है। एक गांधी ऐसे हैं, एक गांधी वो हैं जब गोलमेज सम्मेलन में ही सम्राट एक बार उनको माई सन कह के संबोधित करते हैं और गांधी तुरंत रिएक्ट करते हैं अपने भाषण में कि नहीं, आप मुझे माई सन नहीं कहिए, क्योंकि आप लोगों की जो समृद्धि है वह हमारे ही जैसे लाखों करोड़ों, यदि आप उनको बेटा कह रहे हैं तो उनके शोषण से अर्जित की गई है। एक पिता ऐसा नहीं होता है। और ऐसे तो महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर नैपकिन, एक गांधी वो है जिनको मुस्लिम, एक गांधी वो है जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने भगत सिंह को फांसी नहीं बताया, यदि वो चाहते तो बचा सकते थे। और एक गांधी वो हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका महत्व बन सकता था वह महत्वपूर्ण बने। ऐसे में एक और सवाल खड़ा होता है जो गांधी के ऊपर, गांधी को एक कटघरे ले जाकर खड़ा करता है कि गांधी के आवाज़ी ने भारत को कायर बना दिया, भारत को डरपोक बना दिया, भारत को कमजोर बना दिया।
लेकिन ऐसे ही गांधी के बारे में जब हम आइंस्टीन के उस प्रसिद्ध कथन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो आपने भी पढ़ा हो, कि ऐसा भी कोई हाड़ मांस का मानव हुआ था, धरती पर चला था, आने वाली पीढ़ियां इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगी। या गांधी की हत्या के बाद जो माउंटबेटन ने गांधी के बारे में कहा था कि यदि आने वाली पीढ़ियां आपका सही मूल्यांकन कर पाएंगी तो आपको महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के नजदीक पाएंगे। तो गांधी को लेकर के जो विमर्श है वह एक विभाजित विमर्श है, और विभाजित विमर्श में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सत्य किसी एक के पास ही है। सत्य दोनों के ही पास है, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों के अपने अपने असत्य, और इसी वजह से चाहे वह महात्मा गांधी हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई दूसरा नेता हो, जब हमें उनके समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करनी होती है तो हम एक उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। और इस उधेड़ बुन से हम कैसे निकले? क्योंकि एक इतिहासकार गांधी के बारे में जो लिखता है, दूसरा उतना ही बड़ा इतिहासकार उसको खारिज करने के लिए भी उपस्थित हो गया होता है। तो सबसे पहले जब हम समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य को लेने वाले हैं उस गांधी के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी कई विरोधाभासी बातें आपके सामने रखी हैं, तो हमें सबसे पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में हम समन्वयात्मक कहेंगे किसे, इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। क्या इसे हम उस लैटिन के अर्थ में लेंगे जहां पर यह कैपासिटस शब्द से निकलता है, कैपेसिटास बनता है और उसी से आगे चलकर कोऑर्डिनेशन बनता है। ये लैटिन व्युत्पत्ति में जो एक समन्वय का अर्थ आता है उसको हम एक एटिमोलॉजिकली वो किस तरह डेवलप होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब हमें समझते हैं कोऑर्डिनेशन समन्वय का, तो गांधी में वह कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ता है। एक दो जगह देख सकते हैं, कह सकते हैं कि उदारवाद थी और उग्रवादी जो धारा थी, जब गांधी युग शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो एकजुट हो गए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और भी धाराएं थी, वामपंथी धारा थी, क्रांतिकारी धारा थी, सबाल्टर्न लोगों की धारा थी, यहां तक कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं भारत में, वह रीजनल डाइवर्सिटीज हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेचर को भी अलग अलग जगह पर प्रभावित करते हैं। ऐसे हालत में मेरे लिए यह चुनौती की बात थी कि हम वो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य में समन्वय का अर्थ क्या लेंगे, और मैंने फिर इसके लिए यह उचित समझा कि हम समन्वय का अर्थ वही क्यों न ले लें जो पाणिनि व्याकरण से बनता है, मतलब जो इसका एक इंडियन भारतीय मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर लें कि हम जब संस्कृत के संदर्भों को लेते हुए समन्वय के एटिमोलॉजिकल मीनिंग को देखते हैं तो उसका अर्थ क्या बनता है, और वहां हम यह पाते हैं कि समनु प्लस अय से समन्वय बनता है, इसमें यण संधि होती है। और जो लोग भी थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि यण संधि जब बनता है तो उसमें एक पाणिनि का सूत्र आता है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ये तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम यदि सूत्र न आए तो नु का अ से मिल जाना और फिर समनु और अय समन्वय ये नहीं बन पाएगा। अब यहां फोकस हो जाता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम पर, और इसके आधार पर समन्वय का जो अर्थ बनता है वह होता है समान गुण धर्मों का एक संयोग करना। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो थोड़ी देर पहले मैं कहा कि जो बहुत सी अलग अलग धाराएं थीं, उनमें कुछ वही मूल गुण धर्म थे, और उन मूल गुण धर्मों का गांधी ने आपस में समन्वय करने का प्रयास किया।
और सम्मिलित रूप से इसे ही हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक समन्वित मूल्यबोध कह सकते हैं। वैसे यदि कोई ऐसा आर्टिकल किसी को लिखना हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यबोध क्या रहा है, तो संभव है कि वह आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इसको 2-3 भागों में बांट लेगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कुछ भागों में बांट लेगा। रेनेसे का सेंटर यदि वह एक बंगाल को मान ले, एक नागपुर को मान ले और एक उधर साउथ में मान ले, तो उसके आधार पर भी बांट लेगा। लेकिन भारत को जो स्वतंत्रता मिली है वह इसलिए नहीं मिली है कि हमारे नेताओं के बीच में मतभेद थे या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराएं एक दूसरे को काट रही थी। यदि हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हमको एक छत विछत सौ की तरह दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसमें अनेक ऐसी धाराएं हैं जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं, कमजोर करती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता उन बिखरी हुई धाराओं को बिखरे हुए रूप में लेने से फलीभूत नहीं हुई है। वह इसलिए फलीभूत हुई है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक दूसरे को ताकत देती थी, एक दूसरे को संपुष्ट करती थी। जब इतिहास लेखन का काम होता है, और आजकल भी भारत में चल रहा है और यह हर युग में चलता रहता है, तो उसमें कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो रावण को राम बनाने का प्रयास करती हैं, और कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो राम को रावण बनाने का प्रयास करती हैं। इन धाराओं से नए प्रकार के इतिहास लेखन को बचना चाहिए और एक सभ्यता की दृष्टि से उनका समर्थन करना चाहिए जो हमको एक समन्वित दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, जो हमारी एकता को बढ़ा सकते हैं। तो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य के रूप में जब मैं गांधी को देखता हूं, तो फिर यह बात आती है कि क्या वह समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य, जो समन्वय शब्द का अर्थ में संस्कृत का एक धातु रूप से उसका अर्थ निकाल करके दिखाया, वह क्या गांधी में ही है, वह क्या दूसरों में नहीं है? तो मैं यहां पर उस समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य का जो सैद्धांतिक प्रारूप प्रस्तुत हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें हम 8 जगहों पर खोजने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि मैं उनके 8 प्रारूप को देखता हूं। एक प्रारूप तो हमको यह दिखाई पड़ता है जब सावरकर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिख रहे थे, वह एक अलग तरह के सावरकर है। वहां पर उनको हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई पड़ती है। लेकिन वही सावरकर जब 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, तो एक दूसरे तरह के सावरकर दिखाई पड़ते हैं। मतलब यह दिखाई पड़ता है यह 2 राइटिंग में कि इमेजिन्ड कम्युनिटी के चुनाव में सावरकर एक रचना में एक अलग रुख अख्तियार करते हैं और दूसरी रचना में दूसरा रुख अख्तियार करते हैं। एक तो, लेकिन यहां यदि हम उस सावरकर को लें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्गार सबसे पहले, उद्घोष सबसे पहले 1857 ईस्वी के विद्रोह में देख रहे हैं, तो वह एक समन्वयात्मक प्रारूप है इसका दूसरा प्रारूप हमको आनंद मठ में दिखाई पड़ता है, और आनंद मठ में जो दिखाई पड़ता है वह थोड़ा समझने की जरूरत है। आप आनंद मठ के बिल्कुल अंतिम पन्ने में चले आइए, जहां पर महात्मा ने सन्यासी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा है, और सन्यासी की जो चिंता है कि भारत माता थोड़ी बहुत तो मुक्त हो गई है जंजीरों से, लेकिन अभी और मुक्त होना इनका बाकी है। और तब महात्मा उनको कहते हैं कि अब जिनसे संघर्ष करना है उनसे हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, वो हमारे मित्र हैं। यहां पर जो कुछ कहा गया है वह एनोलॉजी में कहा गया है, प्रतीकात्मक अर्थ में कहा गया है, लेकिन संदेश साफ है कि हमें इंतजार करना होगा, हमें अंग्रेजों से सीखना है। एक प्रारूप ये दिखाई पड़ता है। ये दूसरा प्रारूप मैंने उसको आपको कहा। ठीक इसी का एक रूपांतरण यदि आप सावित्री पढ़ते हैं
महर्षि अरविंद की, तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा। महर्षि अरविंद का जो प्रारूप है उसमें भी आप देखेंगे कि लास्ट में जो सावित्री है और सत्यवान है, तो सत्यवान भारत में प्रतिनिधित्व करता है एक मरती हुई सभ्यता का, जो गुलाम हो चुकी है, जो अपने स्वत्व को खो रही है, खोती जा रही है। और सावित्री प्रतिनिधित्व करती है योग का। तो भारत के उत्थान का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वह संदर्भ महर्षि अरविंद में आध्यात्म शुद्धि, आध्यात्मिक चेतना का जागरण, इसकी ओर जाता है। यहां एक आश्चर्यजनक बात भी है कि ये वही अरविंद हैं जो भौतिक क्रांति के जरिए भारत को बदल दिया जाए, भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है, इसके बारे में विचार कर रहे होते थे। और वही आगे चल करके एक इस तरह की धारा को पकड़ते हैं। ये तीसरी धारा के रूप में मैं देखता हूं, और इसको भी मैं कहता हूं कि ये भी समन्वयात्मक है। ऐसा नहीं है कि समन्वयात्मक नहीं है। और चौथी धारा हमें देखनी हो तो हमें टैगोर में दिखाई पड़ती है। और टैगोर में खास करके आप उनका गोरा उपन्यास देखिए, घरे बाहिरे देखिए। गोरा में जब आप पढ़ेंगे या हम पढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उसका जो नायक है, उसके नायक में आप 1909 के आसपास ये उपन्यास लिखी जा रही है, आपको गांधी के आगमन की एक आहट सुनाई पड़ सकती है, क्योंकि उसका जो नायक है वह वही सब करता हुआ दिखाई पड़ता है जो आने वाले समय में आगे गांधी ने करके दिखाया। लेकिन टैगोर उस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन के समर्थक नहीं थे। उसकी वजह अलग है, और उनको ऐसा लगता था कि यदि हम बहुत उच्चता हासिल कर ले अकादमिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो यह एक ऐसा मार्ग होगा जो संभव है कि भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाए। यदि हम एक और धारा को खोजें, पांचवी धारा को खोजने की कोशिश करें, तो वो पांचवी धारा हमको भगत सिंह में दिखाई पड़ती है। जो जेल डायरी भगत सिंह की है, उसके दो शब्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह है सॉवरेंटी ऑफ प्रोलेटेरिएट। ये मार्क्स की शब्दावली से अलग है। मार्क्स ने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात की थी, लेकिन भगत सिंह जो हैं वह सॉवरेंटी ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं। तो यह जो धारा भगत सिंह की है, जिसमें वंचितों की बात आई है, जिसमें शोषितों की बात आई है, यह भी एक समन्वयात्मक धारा है। ऐसा नहीं है कि यह समन्वयात्मक धारा नहीं है। एक छठी धारा हम देखने की कोशिश करें, तो वह जो छठी धारा है वह आम्बेडकर की आती है, जहां एक्सक्लूडेड इंडिया को इनलाइटेंड इंडिया बनना है, मतलब बहिष्कृत भारत को प्रबुद्ध भारत बनना है। यह एक धारा हमको दिखाई है, इसको हम कहेंगे, इसके बारे में पाल गुरु हैं कि को एजेंट मानते हैं। यह भी हम सोचते की परिभाषा लेकर के चलती है, लेकिन इसमें इंडियनशिप का भाव ज्यादा है। मतलब जो देश मूल है उनका भाव ज्यादा है। हमको दो रचनाओं पर एक साथ फोकस करने की जरूरत होती है। यदि हम रामगिरी पढ़ते हैं तो वो बहुत सारे मन को आग करती है, इसलिए जरूरी होता है कि हम पवाड़ा को भी पढ़े जो शिवाजी पर लिखा गया। और जब इन दोनों को पढ़ते हैं तो हमको एक और आठवीं अंतिम एक समन्वयात्मक धारा
वो गांधी के हिंद स्वराज में थी। यह जो 8 धाराएं मैं आपको बता रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, आप ये मत पूछिए कि ये किसने लिखा है, ये मेरे मन की समझ है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिल करके ऐसा करने की कोशिश की हो, लेकिन वर्तमान में अभी समन्वित रूप से मैं उसको अपनी ओर से कर रहा हूँ। अभी की जो है आप कुछ मूल का पाया जाता है, और ये राष्ट्रीय आंदोलन की चरित्र गांधी जी को साकार करने का जो प्रयत्न करते हैं वही उनका समन्वित परिप्रेक्ष्य है, तो वही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन समन्वित परिप्रेक्ष्य है। जानता हूं कि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, लास्ट में हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए एक चीज को यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि संभव है कि बाद में आप हमसे कहेंगे कि गोखले को आप उसमें छोड़ ही नहीं सकते हैं कि जिन्होंने यह कहा था हिंद स्वराज को देख करके कि आने वाले समय में गांधी खुद ही को खारिज करते। गांधी ने उसको खारिज नहीं किया, इसीलिए हम लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। अनहैप्पी इंडिया में आपको पता है कि वह दो लोगों को फोकस करके लिखा गया, जिसमें एक तो और वो बना हुआ क्रिश्चियन में करने वाला में लिखा। इन दोनों ने जो लिखा उसके प्रतिवाद में वो किताब लिखी गई है, लेकिन उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत रोचक है। नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि वो किताब पीडीएफ में नेट पे उपलब्ध है, उसको पढ़ने से पहले केसी भट्टाचार्य का जो एक बहुत प्रसिद्ध लेख है स्वराज इन आइडिया, उसको पढ़ लेना चाहिए। जब आप दोनों को साथ में रख करके पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा कि दोनों के विचारों में कितनी समानता है, और समानता है कि लाला लाजपत राय लिखते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन उस लोकतंत्र का उद्भव, लोकतंत्र का प्रयोग, लोकतंत्र का समावेश यदि एक औपनिवेशिक शासन के द्वारा किया जाता है, तब एक शासकीयता की मानसिकता, शासित होने की मानसिकता उठकर करती है। ये बात लाला लाजपत राय कह रहे हैं, जिनके बारे में हम आप समझते हैं, उनको हम लोग उदारवादी धारा में नहीं रखते हैं, बल्कि उनको उग्रवादी धारा में रखते हैं। और गांधी हिंद स्वराज को फिर इस बात से तुलना करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जिन संस्थाओं को अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित किया जा रहा था, आरोपित किया जा रहा था, और जिसके बारे में मानसिक रूप से यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा रहा था, कम से कम गांधी तो उससे संतुष्ट नहीं है, उसके विरोध में। इसका मतलब ये नहीं समर्थ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करती है गांधी जी तरीके से, और हिंद स्वराज में आपको पता है कि इसके लिए उन्होंने एक अपशब्द जैसे चीज का इस्तेमाल किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद में उन्होंने इसका कुछ स्पष्टीकरण भी दिया था। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, मुझे लगता है सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानती है। अब गांधी का यह जो समन्वयात्मक प्रेक्ष्य मैं कह रहा हूं, और जिसके लिए मैंने अभी लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया की बात किया, उसका एक संदर्भ और लिखा। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी बोलते हुए कंक्लूड कर रहे थे, आज ही आप गूगल पे सर्च करिएगा, देखिएगा, लास्ट लाइन अनहैप्पी इंडिया से खत्म होती है।
और वह क्यों खत्म होती है कि गांधी वहां बोल रहे हैं, सम्राट को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आप लोगों के आने से पहले जो ये वैमनस्य है हिंदू मुसलमान के बीच में, ये गांव गांव तक नहीं फैला। गांव गांव में हम सब भारत के लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज इतिहास का और एक शब्द बोला उन्होंने हिंदू इतिहास का, ये भारत के मन को विभाजित कर दिया। और जो भारत के मन का विभाजन है, यह विभाजन आपको बहुत मुफीद है, क्योंकि उस विभाजन के जरिए आप अपने शासन की वैधता को तो प्रमाणित करते ही हैं भारत में, यह आपको भारत में शासन करने की शक्ति भी देता है। अब गांधी का यह जो अप्रोच बन रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है और उसके रिएक्शन में आने वाला जो इतिहास लेखन है, गांधी उन दोनों के प्रति सचेत है। तो ऐसा सचेत व्यक्ति जब कोई राष्ट्र की परिभाषा करता है तो वह क्या करता है, क्या करेगा? उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हुए या राष्ट्र की अवधारणा पर बात करते हुए राष्ट्र को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बड़ी अनुभूत परिभाषा दी। वो राष्ट्रवाद पे लिखने वाले कोई हॉब्सबॉम, गेल्डनर, स्मिथ की तरह के विद्वान नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने परिभाषा दिया ना, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि बड़ी अनुभूत परिभाषा है। उन्होंने कहा कि जब किसी समूह की एकता को बाहरी लोग आ करके तोड़ नहीं पाते हैं, बल्कि उनके साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं, तब वह राष्ट्र है। ये और कहीं नहीं, हिंद स्वराज में ही दी गई परिभाषा है। राष्ट्र के बारे में गांधी जी ने ऐसा कहा। अब ये जो गांधी जी ने इस तरह की वो परिभाषा दिया है राष्ट्र का, इसमें इंडियन रेनेसा का एक बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्शन को भरने की कोशिश की गई है। और इसके लिए जरूरी है कि हम समझने का प्रयास करें कि वो इंडियन रेनेसा का एक महत्वपूर्ण जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो है क्या। वह है अतीत के चुनाव का प्रश्न। आप सभी इतिहास के विद्यार्थी ज्यादातर यहाँ हैं और आप लोगों ने वेस्टर्न रेनेसा को पढ़ा है, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को भी पढ़ा है। आप ये भी जानते हैं कि उसके ढेर सारे रीजनल वेरिएंट्स भी थे। लेकिन जो एक चीज धीरे धीरे वेस्टर्न रेनेसा में आते आते स्टेब्लिश हो गई, वह थी अतीत को लात मार के पीछे कर देना है। मतलब उनका जो सेल्फ इमेजिनेशन बनने वाला है रेनेसा के जरिए, वह वर्तमान से शुरू होता है और भविष्योन्मुखी है। हालांकि इसके लिए उनको लंबा जद्दोजहद करना पड़ा था। एक बात उनके रेनेसा में बहुत अच्छी थी कि उनके पास आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कम से कम लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म टाइप के नहीं थे। और उनका जो रेनेसा था वो एक तरह के होमोजेनस सोसाइटी के बीच में चल रहा था। रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत अधिक नहीं थे उनके यहाँ। लेकिन भारत में जो रेनेसा हुआ, वहां अपनी पहचान, मैं कौन हूं, इसमें अतीत को लात मारने की गुंजाइश नहीं थी। इसमें अतीत के हम कौन हैं, हमारे कौन हैं, हमारे साथ खड़े कौन हैं, इसके चुनाव का प्रश्न इंडियन रेनेसा में था। और मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि ये प्रश्न ना तो तब रिजॉल्व हुआ और ना ही अब रिजॉल्व हो पाया है। अभी तक उस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। गांधी ने यह जो राष्ट्र की परिभाषा दी, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें उस समस्या को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। लेकिन न तो गांधी को उतना आगे और समय मिला और न ही उस धारा को लेकर के भारत में जो चिंतन विकसित हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की।
हालांकि यह चिंतन के माध्यम से ही खत्म हो जाने वाली, समायोजित हो जाने वाली बात नहीं थी, बल्कि इस चिंतन को उसमें जीने की जरूरत थी। पर यह चीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भी जो होनी चाहिए थी वो होती, इसके पहले ही भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा और फिर से वो सवाल हमारे सामने उसी तरीके से खड़ा हो गया जो इमेजिन्ड कम्युनिटी के चुनाव का सवाल था। हम कौन हैं, हमारे साथ कौन है, हमारे लोग कौन हैं, और उसके आधार पर हमको भविष्य का निर्माण करना था। इस विषय पर ज्यादा जानने के लिए नए विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको इमेजिन कम्युनिटी एंडरसन की तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन साथ में पार्थ चटर्जी का जो एक बड़ा प्रसिद्ध लेख है हुज इमेजिन कम्युनिटी, उसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। उन दोनों को साथ में रख के पढ़ने से एक अंतर्दृष्टि विकसित होती है कि किसके साथ जाने से हमको क्या लाभ और नुकसान है और हमारे ऊपर वो क्या प्रेशर्स थे जिसकी वजह से हम किसी एक का चुनाव करते हैं। जैसे लड़ तो हम लोग रहे थे कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ, लेकिन बाद में जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना था, जो इकोनॉमी का मॉडल था, पॉलिटी का मॉडल था, साइंटिफिक डेवलपमेंट का मॉडल था, वो तो हम उन्हीं से ले रहे थे। तो अतीत के किसी इमेजिन्ड कम्युनिटी का चुनाव करके जब हमको भविष्य के निर्माण के लिए उनके साथ जाना था जिनसे हम लड़ रहे हैं, तो यहीं पे एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है, हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी। और गांधी जो राष्ट्र की एक परिभाषा दिए, उसके साथ इसको जब रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य तो गांधी का इसके साथ आता है। गांधी का दूसरा समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य जो है वह गांधी ने जो भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है और जो भारत में सामंतवाद विरोधी आंदोलन था, दोनों को साथ साथ चलाए जाने की जरूरत को समझा और बड़ी शिद्दत से इस बात को समझा कि यदि भारत जैसे देश में सामंतवाद विरोधी आंदोलन ज्यादा तीव्र हो जाता है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन यदि उससे दब जाता है, तो यहीं के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि सामंतवाद विरोधी आंदोलन में भारत के लोगों को भारत के लोगों के साथ ही लड़ना था, उनके खिलाफ लड़ना था। और इस नाते यह जरूरी था कि बहुत से ऐसे मुद्दे जिस पर काम करना जरूरी था सुधार के लिए, और कई बार दिखता है कि गांधी उस ओर थोड़े असहज दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोग जो किसान आंदोलन को आधार बना करके काम कर रहे होते हैं, जो मजदूर आंदोलन को आधार बना करके काम कर रहे होते हैं, जो दलित उत्थान के मुद्दे को लेकर के काम कर रहे होते हैं, वो ये मुद्दे उठाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गांधी इसके प्रति सचेत नहीं थे, सचेत थे, और संभवतः उन्होंने भी इन क्षेत्रों में उतना ही काम किया जितना शायद वो लोग कर रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद विरोधी सामंतवाद विरोधी आंदोलन के हाँ, और अधिक की नहीं थी। नहीं तो परिणाम क्या होता? शोषक और शोषित का संबंध सतह पर खुल करके चला आता। गांधी इससे बचना चाहते थे और इससे बचने के लिए गांधी ने एक काम किया। वह काम यह है कि गांधी यह समझे कि भारत मुद्दों के आधार पर विभाजित है। भारत का जो मन है, मतलब जो भारत का इंडिविजुअल माइंड है या कहिए इंडिविजुअलाइज्ड माइंड है, वह मुद्दों के आधार पर विभाजित है।
लेकिन भारत का जो सामूहिक मन है वह मूल्यों के आधार पर विभाजित उतना नहीं है। इसीलिए गांधी के नेतृत्व में हम देखते हैं कि उन्होंने मुद्दों की राजनीति को मूल्यों की राजनीति के साथ जोड़ दिया, और गांधी का ऐसा करना बहुत से लोगों को असहज कर दिया, इसलिए कि गांधी ने फिर बहुत बड़े लक्ष्य सामने रख दिए, बहुत बड़े प्रतीक सामने रख दिए। और जब एक व्यक्ति बहुत बड़े लक्ष्य, बहुत बड़े प्रतीक सामने रख, जिस समय होते हैं उनके ऊपर एक नैतिक दबाव तो बन ही जाता है। गांधी जो ऐसा कर रहे थे, कई बार जो मूल्यों की राजनीति को मुद्दों की राजनीति पर तरजीह दे देते थे, इसके पीछे एक और कारण था। इसके पीछे कारण यह था कि गांधी जी मॉडर्निटी का जो आवेग जैसा प्रवाह होता है, जो विभिन्न संस्कृतियों को तार तार कर देती है, जो लोगों के बीच में द्वेष पैदा कर देती है, इस किमियागिरी को गांधी समझते थे। और इसीलिए जो सदाचार है, त्याग है, सुचिता है, आत्मनिग्रह कहिए कि वो गमई जीवन की जो बात करते हैं, वह मॉडर्निटी के आवेग को भारत में आने से, लोगों के बीच में फैलने से रोकता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि डिमांड स्ट्रेन पैदा हो जाती है, मांग का दबाव आंदोलन पर बढ़ जाता है। और जब किसी आंदोलन पर ऐसे मांग के दबाव बढ़ने लग जाते हैं, तो उस आंदोलन को उसी धारा में चलाए रखना, जिस धारा में उसको लेकर चलाए जाने की इच्छा, मनसा जताई गई थी, वह कमजोर हो जाती है। दूसरा या तीसरा जो मैं अभी बात कर रहा हूं, उसमें एक यह चीज दिखाई पड़ती है। गांधी के समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य को और इसी संदर्भ में पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य को एक और संदर्भ के जरिए हम सामने रख सकते हैं, और उसके लिए हमको आना पड़ेगा 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन। और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस समिति के सामने गांधी जी ने प्रस्ताव रखा और जो एक भाषण दिया, हमें उसको समझने की जरूरत है। और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते यहां मैं आगाह करना चाहूंगा कि नेता उसे होना चाहिए जो भविष्य का अनुमान न लगाता हो, बल्कि भविष्य को देख लेता हो। गांधी ने भविष्य को देखा। 7 अगस्त 1942 के उनके भाषण को पढ़िए। वो कहते हैं अंग्रेज हारेंगे नहीं, और यदि हारे भी तो अंतिम बूंद जो उनके शरीर के खून का होगा उसको खपा करके ही हारेंगे, एक तो हारेंगे ही। और पूरी दुनिया में और भारत में एक ऐसी समझ विकसित हो रही थी कि शायद अंग्रेज हार जाएंगे। सुभाष बाबू का जो प्रयत्न था हिटलर के साथ मिलके, उधर जापान के साथ मिलकर के भारत को स्वतंत्र कराने का, मैं आगे जो कुछ कहने जा रहा हूं उसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं उनके योगदान को कम करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ भविष्य के अनुमान लगाने की क्षमता के बारे में कह रहा हूं, और मेरी बात को सिर्फ उसी से जोड़ करके समझा जाए। सुभाष बाबू ऐसा नहीं कर पाए, और जो गांधी ने कहा, इतिहास ने उसे ही दर्ज किया है अपने पन्नों में। इस नाते भारत में कई बार ऐसी बातचीत मैं सुनता हूं लोगों के बीच में कि सुभाष और गांधी के बीच में बड़ा तनाव है। ये तनाव पता नहीं उनके बीच में होगा कि नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के बीच में आसपास में जरूर हो गया है। 1942 ईस्वी में अगस्त में भारत में अंग्रेज जो असहज हो जाए और उनको काफी बड़ी शक्ति भारत में लगानी पड़ जाए,
किसको मिल, क्या अब बाबू को नहीं मिलने वाला था? बनिस्पत उस भारत के जो इस तरह का कुछ भी करने के बजाय चुपचाप बैठा रहता। तो गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को इसकी जो रणनीतिक जरूरत थी, हमें उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। कुछ ही समय पहले राम बहादुर राय जी की एक किताब आई। राम बहादुर जी के लेखन में भी दो राम बहादुर राय दिखते हैं, एक अब के और एक पहले के। तो उसमें उन्होंने 1942 के आंदोलन को बिल्कुल एक असफल जैसा आंदोलन बताने की बात करी है। थोड़े बहुत तरीके से सुभाष और गांधी के बीच के मतभेद कर रहा हूं, कहीं ना भी की ताकत को, नीति को, योजना को मजबूत कर रहे थे। जब हम सुभाष चंद्र बोस के इस संदर्भ को लेते हैं तो यहीं पर गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य है, जिसको बाइनरी की तरह प्रस्तुत किया जाता है, दो लेखों का मैं नाम लूंगा और उसे मैं एक समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है कि वायसराय की गाड़ी पर जब हमला किया गया तो उसकी निंदा में गांधी ने यंग इंडिया में बम की उपासना नाम से एक लेख लिखा। और हम सबको ये भी पता है कि भगत सिंह ने बम दर्शन नाम से एक लेख लिखा। ये इसके बाद लिखा। कहा जाता है कि ये गांधी को रिस्पॉन्ड करने का एक माध्यम था। और इन चीजों को लेकर के हम लोग आज ऐसे बहस करने लगते हैं जैसे गांधी और भगत सिंह आपस में शत्रुता रखते थे। एक बात सोचिए, गांधी यदि भगत सिंह के प्रति या क्रांतिकारी धारा थी उसके प्रति शत्रुता जैसा भाव रखते तो क्या सारा काम एक लेख लिख के खत्म हो जाता? चाहते तो इसके लिए वो कोई आंदोलन शुरू कर सकते थे, चाहते तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर सकते थे, पर ऐसा तो नहीं किया। और ना ही किसी क्रांतिकारी ने गांधी को मार दिया जान से, ऐसा भी नहीं हुआ। तो वास्तविकता क्या है कि रणनीतिक भारत में खाली एक ही नेता नहीं है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है कि वो बड़ा स्ट्रेटेजिकल थिंकर था। गांधी भी स्ट्रेटेजिकल थे और हमारे सारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक स्ट्रेटेजिकल थे। उनकी स्ट्रेटेजी होती थी और वह स्ट्रेटेजी क्या है? एक दूसरे की धारा को कैसे सपोर्ट दिया जा सकता है। कई बार आप भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कम से कम गांधी के साथ ये चीज नहीं है। इसलिए जिस धारा को पकड़ के चले हैं उसी धारा पे रहते हैं। तो जो लोग बम की उपासना और मेरी के करते हैं, मैं यहां एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि पूरी तरीके से इन दोनों लेखों को पढ़ लिया जाए। और गांधी उसमें क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि बम के दर्शन से अराजकता फैल जाएगी। अब दुनिया भर के क्रांतियों को देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति हो, अमेरिकी क्रांति हो, सोवियत संघ की क्रांति हो, बम के दर्शन से अराजकता फैली कि नहीं फैली? और बम के दर्शन का प्रयोग करने का एक बार जब अधिकार आप किसी को देते हैं, क्रांतिकारियों को देते हैं, उपनिवेशों के खिलाफ, उपनिवेशवादियों के खिलाफ इसका समर्थन करते हैं, तो उसी तर्क का इस्तेमाल भारत का जो एक बहुत बड़ा दलित तबका है, शोषित तबका है,
जो क्यों नहीं देना चाहे, वह भी तो शोषित है किसी का। तो गांधी इस चीज को वहां तक ले जाकर के सोचते हैं और इसीलिए अहिंसा की बात करते हैं। और दूसरी ओर देखिए कि जो भगत सिंह लेख लिखते हैं बम का दर्शन, उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि मानसिक क्रांति, मानसिक आजादी बम से नहीं आ सकता है। यहां दोनों आपको एक दूसरे से संवाद करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जब हम अपने राष्ट्र नायकों के बारे में बातचीत करते हैं तो उनके बीच में हम संवाद कैसे कर सकते हैं, इन चीजों पर फोकस करें बनिस्बत इस पे कि हम अपने राष्ट्र नायकों को इस तरीके से प्रस्तुत करें जैसे कि वो एक दूसरे की धारा को काट देने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इस धारा की बातचीत करते हैं तो हमें दो बातों का और ध्यान रखना चाहिए। एक बात की ओर इशारा 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर जो संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे उसमें कहा। उसमें उन्होंने जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था तो उसमें उस विद्रोह में कौन कौन लोग शामिल नहीं थे, किसके सेक्टेरियन इंटरेस्ट थे, उसकी बात कर रहे थे। और वह आगाह कर रहे थे कि इस तरह की प्रवृत्तियां आने वाले समय में हमारे समाज में उत्पन्न हो सकती हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और दूसरी एक और चीज पर जो हमें ध्यान देना चाहिए वह ये है कि आप सबको ये कम से कम पता ही है कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, यदि हम गिनने की कोशिश करें कि उस क्रांतिकारी आंदोलन ने कितने अंग्रेजों को मारा, अंग्रेज शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो गिनती अंगुलियों पर हो करके रह जाएगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि निशाना कोई था, मारा कोई और गया। एक दिन यहां ऐसा हो गया कि सॉरी, उस बात की चर्चा नहीं करूंगा। दूसरी चीज जो हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए वो ये है कि कुल कितने अंग्रेज थे भारत में जो भारतीय शासन को यहां क्रियान्वित कर रहे थे। उनकी संख्या 2 लाख से अधिक कभी नहीं थी और उसमें उनके स्त्री बच्चे ये सब भी शामिल थे। तो सामने शोषक के तौर पर दिखाई कौन पड़ता था? एक भारतीय ही भारतीय को दिखाई पड़ता था। तो ऐसी स्थितियों में, इन परिस्थितियों में यदि हिंसा को बढ़ावा देने की बात कही जाती तो हिंसा एक हिंदू, एक भारतीय ज्यादा किस पर कर रहा होता? एक भारतीय पर ही कर रहा होता, या अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों पर हिंसा की गई उस हिंसा में भारतीय कितने शामिल थे, इसको भी देखेंगे। वह संख्या भी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा है। तो हिंसा की नीति का पालन करने का यह सारा परिणाम संभव है, गांधी इससे वाकिफ थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और गांधी का एक अगला जो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य कहूंगा, 5वां या 6ठा जो भी हो, उसमें मैं कहूंगा राजनीति को पुनर्परिभाषित करना। एक राजनीति तो ब्रिटिशर्स लोगों की भारत में चल रही थी जिससे हम सब असंतुष्ट थे, सारी ही धाराओं के लोग असंतुष्ट थे, चाहे वह वामपंथी धारा हो, किसान आंदोलन की धारा हो, महिलाओं की धारा हो, जो भी हो, सारे सारे उससे असंतुष्ट थे। लेकिन उन्होंने राजनीति की किस परिभाषा को अपनाया? यहां पर गांधी जो सनातन या सनातन न कहना चाहें तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन है, उसका ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का नेगेटिव स्टेट के साथ समन्वय किया। लेकिन ये नेगेटिव स्टेट वह स्टेट नहीं था जो लेसेस फेयर के रूप में वेस्ट में आता है।
इसके लिए हमें जरूरी है कि भारत में भारतीय मूल्यबोध के अंतर्गत हम राजनीति किसे कहे हैं, अतीत में हम किसको कहते रहे, जरा उसको एक बार समझ लें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमने देखा सर्वे धर्माः राजधर्मे प्रविष्टाः। मनुस्मृति में कहा गया विनयो ही दंडस्य मूलः। ध्यान दें हम लोग, विनय को दंड का मूल कहा गया। वो जो फिजिकल फोर्स होता है ना, दंडात्मक शक्ति जो होती है, पनिशमेंट वाली पावर होती, उसको नहीं कहा गया, विनय को कहा गया। और शांति पर्व में हम देखते हैं करते हैं, उसमें क्या ये सारे चीजें शामिल नहीं है? उसमें तो ये सारी चीजें शामिल हैं। गांधी की जो राजनीति को लेकर के विचार है, जो सोच है, वह हन्ना अरेंट ने जो राजनीति को जिस तरीके से परिभाषित किया है उससे समीपता रखती है। या यूं कहिए कि जो गांधी पहले से परिभाषित कर रहे थे, हन्ना अरेंट कुछ वैसी परिभाषा देने की कोशिश करती है। हन्ना अरेंट को थोड़ा समझ लें, बहुत ही 2 वाक्य में। पावर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वायलेंस इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें क्या हुआ है? हिंसा के द्वारा शक्ति को बहिष्कृत कर दिया है। मतलब राजनीति शक्ति देने का माध्यम है, लेकिन अब राजनीति कैसी हो गई है? उसमें हिंसा प्रतिष्ठित हो गई है। यह काम कैसे हुआ, इसको हम मार्क्स के जरिए समझ सकते हैं, पर बेहतर होगा कि अभी के लिए हम इसको माओ के जरिए समझ लेते हैं। माओ का एक कथन आपको बहुत ही याद होगा, पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ द बैरल्स ऑफ गन। मतलब बंदूक की गोली से सत्ता निकलती है। यहीं आके वो खत्म नहीं करता है, नेक्स्ट लाइन उसका है, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विथ ब्लड सेड। ये राजनीति की मीनिंग मॉडर्न एज में आते आते हो गई थी। और यह जो राजनीति की मीनिंग आई, उसमें साध्य और साधन का कोई विवेक नहीं है। मैकियावेली से धारा शुरू हुई थी वेस्ट में। और आप आज याद कीजिए कि जब कोई नेता, बड़ा नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वह जब यह कहता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल किया जाना जायज है, तब वह किस ट्रेडिशन का सहारा ले रहा होता है? क्या वह मैकियावेलियन वे को एडॉप्ट कर रहा होता है, खास करके उस मैकियावेली को जो प्रिंस में है, या वह शांति पर्व को, मनुस्मृति को, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को वह ग्रहण कर रहा होता है? तो गांधी ने एक इस तरह का राजनीति को एक अर्थ देते हुए संपुष्ट करने की कोशिश की। और ऐसा नहीं है कि गांधी ने उसको 1909 के आसपास लिखा, 10, 12, 15 तक ले गए और चर्चा खत्म हो गई। नहीं, ऑक्सफोर्ड ने एक किताब लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। उसमें राजनीति की एक परिभाषा देता है और कहता है कि किसी भी परिस्थिति में मित्र बनाने की कला राजनीति है। हन्ना अरेंट ने इसके बारे में कहा था कि मनुष्य के जो काम है 3 भागों में बांटती हैं। एक को कहती हैं लेबर, एक को कहती हैं वर्क, और तीसरे को कहती हैं एक्शन। वह कहती हैं कि जो एंशिएंट पॉलिटिक्स है वह एक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें लेबर और वर्क ओरिएंटेशन ज्यादा बढ़ गया है, एक्शन रिप्लेस हो गई है। मतलब वह इसी के इर्द गिर्द पूरी सभ्यता की जा रही है। और मॉडर्निटी कुछ इसी तरह की चीज है। मॉडर्निटी की जो आलोचना गांधी के द्वारा की गई है, इस आलोचना ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और गांधी के परिप्रेक्ष्य में एक समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य को जन्म दिया है। भारत के लिए जो मॉडर्निटी है वह कॉलोनियलिज्म का परिणाम है कि हम उपनिवेश बने और आधुनिकता यहाँ पे आई।
लेकिन खुद ब्रिटेन के लिए तो ऐसा नहीं है ना, वहां तो मॉडर्निटी के कारण कॉलोनियलिज्म आया है। गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य को पकड़ते हैं और इसीलिए ब्रिटिशर्स लोगों को भी कहते हैं कि भाई देखो, ये तुम्हारा मूल चरित्र नहीं है और यह पूरी मानवता के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गांधी जी का जो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य है या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य है, उसमें नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म एक हो जाते हैं। जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है वह ह्यूमन आइडेंटिटी से मिल जाती है। यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की थाती है, ये गांधी की थाती है। और एक और बात मैं आगे यदि अभी बढ़ाना चाहूं और उसको मैं अभी के अपने वक्तव्य के लिए अंतिम बात कहना चाहूं, क्योंकि इसके बाद हमें आपको भी समय देना होगा ताकि आपसे हमारा कुछ संवाद हो सके। तो एक और समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य हमको गांधी में दिखता है। वह क्या है? वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय बन जाना, अखिल भारतीय चरित्र ग्रहण कर लेना। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी मुद्दे पे देखिए, गांधी आपको मौजूद मिलेंगे। आप गुजरात से उधर अरुणाचल तक देखिए, गांधी आपको मौजूद मिलेंगे। कश्मीर का सवाल हो, गोवा का सवाल हो, जूनागढ़ का, हैदराबाद का, रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन का, महिलाओं को राजनीति में लाने का, जनजातियों के मसलों का, मजदूरों का, उद्योगपतियों का, किसानों का, ये गांधी में सारी धाराएं मिलती हैं। एक मूल्यबोध के कारण मिलती हैं, जो कॉमन मूल्यबोध है उसके कारण। यह गांधी का एक समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य है। और यदि मैं अभी अपनी बातचीत को अच्छा एक बात बताएं कि मुझे अभी और आगे बोलना है या आपको और आपके लिए टाइम देना है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूं अपनी बातचीत को। अब मैं समझता हूं कि आपने लगभग सभी बातों को बड़ी ही सहजता, सरलता और बेबाकी के साथ और पूरे समय तनाव मुक्त होकर के आपने इतना सरल तरीके से रखा है विद्यार्थियों के सामने कि मुझे तो नहीं लगता कि थोड़ा सा और कह लेता हूं। इन लोगों को मुझे तो नहीं लगता कि अब आपके बोलने के बाद इनको किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए बच्चों को। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई मन में किसी के सवाल हो तो मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो प्रोफेसर मिश्र तक बच्चे वो बात अपनी रखें और अपनी जिज्ञासा शांत करें, अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है तो। अध्यक्ष जी। बिल्कुल सर, आप अभी कंटिन्यू करें सर, है ना, क्योंकि अभी है मेरे पास समय है सर। अभी आप अपनी बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो मैं ठीक। अब हम यहाँ यह देखते हैं कि गांधी का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन है ना, उस पर विचार कर लेते हैं और कई लोगों ने इस पर लिखा भी है। बाकी लोग जो भारत में रह करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बने और जिस तरीके से बने उसमें और गांधी में एक फर्क है। गांधी एक वैश्विक ट्रेनिंग लेकर के भारत में आए, साउथ अफ्रीका में एक सफल आंदोलन का संचालन करके भारत में आए। और एक दूसरी बात होती है, कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले इसका बहुत प्रयोग करते हैं, और गांधी के संदर्भ में हमको ऐसा करना इसलिए पड़ेगा कि आप देखिए कि गांधी के आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन एक अवसान के दौर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गुजर रही है। और फिर आप देखिए तिलक के चले जाने के बाद एक रिक्तता जैसी रहती है। गांधी का ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आगमन होता है, तो एक था उनका जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारत में आए थे, और दूसरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक रिक्तता पैदा हो रही थी, उस रिक्तता के दौर में भारत में आए थे।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पहले, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जहां हम यह कहते हैं कि गांधी ने उदारवादी और उग्रवादी धारा का समन्वय किया, तो इसका मतलब ये होता है कि उदारवादी धारा में आप सभी जानते हैं प्रेयर, पिटीशन और प्लीडिंग, और उग्रवादी धारा में हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और बहिष्कार। तो गांधी में ये सारी चीजें तो एक साथ आ गई। इन दोनों धाराओं को हम समन्वित होता हुआ देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम तिलक की एक व्याख्या को लेकर के असहज हो जाते हैं। सरस्वती सदन का विवाद इसको लेकर के एक बड़ा प्रसिद्ध विवाद है, विधवा विवाह को लेकर के। और दूसरा विवाद आता है तिलक के साथ ही, जो आगे चल करके सावरकर में जुड़ता है, कि हम श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या कैसे करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। उसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा यहां रुकना पड़ेगा। जब आप तिलक के गीता रहस्य को देखेंगे तो तिलक ने गीता रहस्य को एक भक्ति प्रधान ग्रंथ बताया है, भक्ति मार्गी ग्रंथ बताया है। मुझे भी ये व्याख्या थोड़ी असहज करने वाली लगी। क्यों लगी? कि जिस गीता में एक मनुष्य ईश्वर से संवाद करता है और संवाद करते हुए बड़े अजीब अजीब सवाल पूछता है, उसको मैं बहुत ही लोकल बनारसी लहजे में कहने की कोशिश करूं तो अर्जुन ऐसे कहता है, हे भगवान झूठ मत बोलो, तुम सूर्य को दिए थे और हम पैदा हुए थे। ऐसा लैंग्वेज अर्जुन का है। और जो गीता कहती है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, उसके बारे में जब मैं तिलक को पढ़ता हूं कि वह एक भक्ति मार्गी व्याख्या है, भक्ति प्रधान व्याख्या है, तो मैं भी थोड़ा चकित हो जाता हूं, क्योंकि ऐसी व्याख्या स्वयं शंकराचार्य ने भी नहीं किया है। लेकिन एक बार जब कोई गीता को भक्ति मार्गी ग्रंथ बना ले और उसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक फिलॉसफी को डेवलप करने की प्रयास करे, तो वह कुछ समस्या भी खड़ी कर सकती है। जो भक्ति ग्रंथ के प्रति है वह भक्ति गुरु के प्रति भी आ सकती है और वह भक्ति संगठन के प्रति भी आ सकती है। गांधी ने यह काम नहीं किया। गांधी ने जो श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या शंकराचार्य के द्वारा की गई है उसी को स्वीकार किया। और यहां एक बहुत बड़े विवाद से गांधी पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बचा लेने की कोशिश करते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसका जिक्र जरूर कर लेना चाहूंगा, समय कम है इसलिए जल्दी करूंगा। गांधी के सामने भी ये समस्या है और सावरकर के सामने भी समस्या है, विवेकानंद के सामने भी समस्या है कि आखिर जब रेनेसा का हमारा एक प्रॉब्लम है कि अतीत को हमें चुनना है तो चुने कहां से। ईरानी है, ब्राह्मण से आए, सभ्य बना दिए, सुसंस्कृत, ये हिंदुत्व में लिखते हैं सावरकर। ऐसा करने के पीछे वो क्या मनसा रही होगी ये तो बताना कठिन है। लेकिन जो प्राच्यवादी यह उपस्थापित कर रहे थे कि वास्तव में सभ्यता संस्कृति उन्हीं के यहां विकसित हुई, तो शायद सावरकर ऐसा सोचते हो कि वही लोग यहां आकर के भी हमको सभ्य बना दिए थे और उनसे हम लड़ाई नहीं लड़े, बड़े प्यार से हमारे साथ रहे, तो हे अंग्रेज लोग आपके साथ हम भी बड़े प्यार से रह सकते हैं। एक ऐसी व्याख्या संभव है, की जाती है और की जा सकती है। इसके लिए विवेकानंद ने आगाह बहुत पहले किया था और उसके भी बहुत पहले शंकराचार्य। विवेकानंद ने साफ साफ कहा कि आर्य वार्य कहीं से आए गए नहीं थे, ये सब फालतू बकवास चीज है,
और यह सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा, मतलब यूरोपियों के द्वारा अपने शासन को वैध बनाने की, श्रेष्ठ बनाने की एक साजिश है। विवेकानंद ने इसको लिखा और इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि हमको इतिहासकारों को, खास करके आप बंधुओं को, जो मिथकीय इतिहास है उसका भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे ये विवेकानंद ने कहाँ लिखा? 2012 में विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ एक किताब आई अद्वैत आश्रम से, उसमें इस चीज को देखा जा सकता है, जहां पर वो कहते हैं विवेकानंद कि यदि हम मिथ इस्तेमाल नहीं करे, लोग करते ऐसा बार बार कहते हैं, आर्य 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 आर्यों की श्रेष्ठता। विवेकानंद ने कहा कि जब हिंदुओं ने, सनातनियों ने, वो सनातनी शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग कम करते हैं, अपने मिथकीय इतिहास का भौतिक सत्यापन करना शुरू कर दिया तो उनके बीच में क्लेश बढ़ गए, उनके बीच में द्वंद्व बढ़ गया, वो आपस में लड़ने लग गए और लड़ करके कमजोर हो गए। यही बात श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करने के क्रम में शंकराचार्य करने का प्रयास किए हैं, जहां पर वो फर्स्ट चैप्टर के बारे में कोई व्याख्या नहीं करते हैं, सेकेंड चैप्टर के 10वें श्लोक तक की कोई व्याख्या नहीं करते हैं, वो 11वें श्लोक से व्याख्या की शुरुआत करते हैं। असोच्यानवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहां से व्याख्या की शुरुआत बात करते हैं। वजह क्या है? और ये कह दिया कि जो पछले हमने छोड़ दिया है उसकी व्याख्या हमें शरीर की प्रवृत्तियों के रूप में कर लेनी चाहिए। मतलब कौरव और पांडव को ऐसे लोग नहीं हैं जो हस्तिनापुर और उधर हरियाणा के आसपास कोई कुरुक्षेत्र था वहां लड़ने वाले लोग हैं, बल्कि यह शरीर की ही सद और असद प्रवृत्तियां हैं, उनके बीच की यह लड़ाई है। यह भी मिथकीय इतिहास के भौतिक सत्यापन से बचने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। 8वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य लिख रहे हैं, उनके अतीत की स्मृति हम लोगों से बहुत बेहतर रही होगी। वो तो बता सकते थे ना कि वो कौरव और पांडव आज उनके जो वंशज हैं वो फला जगह पर आमने सामने रह रहे हैं, लेकिन जब उनको ये पता है बांधवों को मार, वर्तमान क्या होगा? वर्तमान में हम लड़ने लगेंगे। इस चीज को देखिए कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी रखा। जब वह राम की व्याख्या कर रहे थे, वह कह सकते थे दाशरथी, वह कह सकते थे कौशलेश, लेकिन नहीं कहा ऐसा। रम धातु घय प्रत्यय से राम की व्युत्पत्ति दिखाई। रमन्ते योगिनो यस्मिन यह सह रामः। क्योंकि जब आप भौतिक सत्यापन राम का करेंगे तो राम आपको एक ऐसे राजा मिलेंगे जिनके राज्य की सीमा उधर चित्रकूट और इधर इलाहाबाद के बीच में सिमट करके रह जाएगी। वो 120 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन जब आप रमन्ते योगिनो यस्मिन यह सह रामः कहेंगे तो राम घट घट का वासी होगा, हमारे हृदय में बसने वाला होगा। महात्मा गांधी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राम को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह इस राम को प्रस्तुत करते हैं, और जो मिथकीय इतिहास है उसके भौतिक सत्यापन से बचने का आग्रह करते हैं, और इसकी वजह से भी वह एक समन्वय कर पाए हैं। और यह समन्वय हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और महात्मा गांधी का एक है। आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी फिर बात होगी, लेकिन अभी मैं आपके साथ हूं। आप यदि हमसे कुछ हमको बताना चाहें तो मैं सहर्ष प्रस्तुत हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सार्थक और कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद शिकागो में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जो लेक्चर प्रस्तुत किए, जिससे पूरी अमेरिकी वासी साथ साथ यूरोप वासी उनके मुरीद हो गए थे। मुझे लगता है कि आज आपकी लेक्चर से, आपके संवाद से महाविद्यालय प्रांगण के सारे बच्चे जो आज सुने होंगे, वाकई गांधी जी के जो दर्शन है उसको आपने बहुत ही तर्कात्मक तरीके से और कई मेथड्स के माध्यम से
आप जो बताने के प्रयास किया है उसमें आपने, मुझे लगता है कि उस वक्त की जितने हमारे नेता थे, या कह सकते हैं कि जो महापुरुष थे उस वक्त के, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें सारे, जिसमें आपने बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद बस से शुरू किया, अरविंदो घोष का, रविन्द्रनाथ टैगोर की, अंबेडकर की, इसके साथ साथ आपने भगत सिंह की दर्शन, सुभाष चंद्र बोस की दर्शन, और उन सब के साथ जो एक समन्वय विचार जो विकसित हो रहा था, उसको किस तरह से गांधी जी जो है आगे बढ़ा के एक मजबूती पिलर के रूप में भारत की स्वतंत्रता के लिए किस तरह से कार्य कर रहे थे। मुझे लगता है कि इन सारे आयामों को आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ आपका नाम ही है विश्वनाथ। मुझे लगता है कि पूरे विश्व के इतिहास की बहुत आपकी पकड़ है, बहुत ज्ञान है, क्योंकि आपने फ्रांसीसी क्रांति का भी जिक्र किया, आपने अमेरिकी क्रांति का भी जिक्र किया, आपने रशियन रिवॉल्यूशन की भी बात किया, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे भारत पे, इससे किस तरह से भारत में एक प्रभाव पड़ रहा था, किस तरह से भारत में शोषित वर्ग और विद्रोह कर रहे थे, उसको किस तरह से गांधी जी आगे उसको ले जाने के प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ आपने इतिहास लेखन की भी बात किया, उस इतिहास लेखन की बात किया जहाँ पर एक तरफ यूरोपीय साम्राज्यवादी इतिहासकार अपने तरीके से इतिहास लेखन की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उसकी प्रतिच्छेद के रूप में भारतीय इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी चिंतन, जिसको आपने कई किताबों के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से हमारे बीच में आप रखने की प्रयास किए सर। वाकई सर, इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका हमेशा आभार व्यक्त करता रहेगा, ऋणी रहेगा। और किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप सर से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा जब हमारे छात्र हमारे सर से, हम लोग से आप क्वेश्चन करते हैं, और आपकी जब हम उत्तर देंगे तब हमारा जो अमृत महोत्सव का जो हम माहौल है, जो हम लोग आगाज कर रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं 75 वर्ष के उपलक्ष्य में, वो पूरा होगा। एनीवन? सर जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। वैसे तो मतलब गांधी जी पे जो भी डाउट था सर आज क्लियर हो गया, लेकिन सर एक छोटी सी डाउट रह गई है कि सर जैसे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी अपने दर्शन में राम राज्य की बात करते, सर ने भी बताया अभी, तो सर हम लोग देखते हैं कि उनका जो साध्य था वो तो बहुत ही पवित्र था, क्योंकि जो राम राज्य में समन्वय की बात हुई थी, कि आज भी हम लोग रामायण पढ़ते वक्त देखते हैं, तो उसको स्थापित करने उनका बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण था। लेकिन सर उस पीरियड में जबकि मतलब सांप्रदायिक भावना अपने चरमोत्कर्ष पे थी, जबकि फिर से एक साइड हम लोग ये भी देखते हैं कि कुछ लोग गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ करके, ये जो मुस्लिम लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम में उनके द्वारा ये संकल्पना दी जाती है और उनके द्वारा राम नामक एक साधन का प्रयोग किया जाता है। तो सर क्या उनको ये नहीं लगा था क्या कि इससे जो हमारी सांप्रदायिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचेगी या उससे आहत होगी? तो सर इसको लेकर के थोड़ा हमको कंफ्यूजन रहता है, तो सर इसको बता दीजिए। सर मेरा भी इससे ही रिलेटेड है, मैं भी पूछ लूँ इसके बाद आप जवाब। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि सर गांधी जी के द्वारा 1921 में जब खिलाफत आंदोलन हुआ था और खलीफा को तुर्की में शासन से हटा दिया गया था, तो वो असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों को साथ लेने के लिए उन्होंने खलीफा का समर्थन किया था, जिससे वो लोग हमारे साथ आ जाए। तो सर कुछ साल पहले भी ऐसा ही यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या सर ये गांधी जी पे यहाँ पे धार्मिक पक्षपात करने का आरोप लगाना सही हो सकता है, या फिर ये मान लिया जाए कि उनका साध्य जो था, मतलब उनका जो साधन था उनकी एक अच्छे चीज की प्राप्ति के लिए ऐसा वो किए, इसलिए इसे ऐसा कहना गलत होगा? तो मेरा ये क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मैं अभिषेक आपका आभारी हूँ, आपने राम को लेकर के सवाल पूछा। तो मुसलमान कम्युनिटी में भी इमामे हिंद के राम के रूप में राम का नाम लिया जाता है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जब रामनवमी
का अवसर होता है या जब तजिया बनाने का अवसर होता है, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मॉडर्निटी ने उत्सव की उस साझी विरासत को, परंपरा को, आदत को धीरे धीरे तोड़ा है। अब यहाँ पर यदि इस चीज को इतिहास के बहुत पीछे ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल होता है जो बार बार आया करता है कि भाई ये तो बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, सॉरी राम मंदिर तोड़ दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं और ये चीज बार बार ये याद दिलाती रहती है कि हमारे ऊपर आक्रमण हुए थे। तथ्य है, कोई झुठला नहीं सकता है। दो बात मैं आपको कहना चाहूंगा। अर्नेस्ट रैनन एक है, ओरिएंटलिस्ट भी है और हिस्टोरियन भी है। वह राष्ट्रवाद के बारे में लिखते हुए कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, अतीत को भूलने से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। हम लोग इसको नहीं भूलें और लगे आपस में लड़ाई करने, लड़ते रहें। 25 करोड़ वो मिलकर के हम 100 करोड़ को खत्म करने का प्रयास करें, 100 करोड़ मिलकर के हम उन 25 करोड़ को खत्म करने का प्रयास करें और फिर यह एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध का हिस्सा बन जाए। एक विकल्प तो ये है, और दूसरा विकल्प करें जिसमें हमारी साझी विरासत विकसित हो रही थी, और साझी विरासत विकसित हो करके ही कोई राष्ट्र बनता है। हमेशा ध्यान दीजिए कि हॉब्सबॉम ने, गेलनर ने, स्मिथ ने जिस तरीके से नेशनलिज्म को परिभाषित किया है इलीट कॉन्फ्लिक्ट के जरिए, मॉडर्न आइडियोलॉजी के जरिए, वहां जो नेशन बनता है ना, वह इलिमिनेटिव फोर्सेस के जरिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत में जो बनता है नेशन, वह कॉम्बिनेशन के जो फोर्सेस हैं उसके जरिए बनता हुआ दिखाई पड़ता है। हम अतीत से कुछ चीजों को मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन वैमनस्य को कम कर सकते हैं। गांधी जी इस बात के प्रति सचेत थे और वह ऐसा प्रयास कर रहे थे। हालांकि उसी दरमियान ऐसी शक्तियां भी दोनों ओर से चल रही थी, जिसमें अतीत के घावों को कुरेदने की कोशिश की जा रही थी, और इसमें ब्रिटिशर्स तो बहुत पेट्रोल डालते रहते थे इस आग में, और पूरे मसले को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे थे जानने से पहले कि वास्तव में जो भारत पर एंटाइटलमेंट का मामला है वह है किसका। तो एंटाइटलमेंट के जरिए किसी नेशन की समस्या का समाधान नहीं होता है। कई बार हमको इतिहास में चीजों को भूलना पड़ता है, और हम उन चीजों को भूलें इसके लिए हमारे पास विरासत कम नहीं है। महाराणा प्रताप से शुरू कर लीजिए, उनके सेनापति को देख लीजिए, उधर अकबर के सेनापति को देख लीजिए, हिंदू मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस के सहयोगियों को देख लीजिए, तमाम फांसी पर चढ़े हुए लोगों को, अंडमान जेल गए हुए लोगों को देख लीजिए, दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमें राष्ट्र बनाना है, ऐसा नहीं होता कि कोई राष्ट्र किसी दिन आकर के बन जाता है और फिर हमेशा बना ही रहता है। इसीलिए रैनन राष्ट्र को परिभाषित करते हुए ये भी कहते हैं कि ये डेली प्लेबिसाइट ऑफ लिविंग टुगेदरनेस, ये साथ साथ रहने की जो साझी आदत है, उससे राष्ट्र बनता है। तो राम का प्रतीक है जो, वह तय करता है कि हमको साथ साथ रहना कैसे है, वो इसी तरीके से रहना है। संभव है अभिषेक कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट न हो, और लेकिन इस वक्त इससे ज्यादा मैं और कह नहीं सकता हूँ। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सर कंफ्यूजन था लगभग दूर हो गया सर। चंदन ने खलीफा वाले मामले पर यह सवाल पूछा। आप चंदन इस बात को जानते ही हैं कि बाद में गांधी जी ने भी ये कहा था, स्वीकार किया था कि यह उनकी एक मतलब भूल थी खिलाफत के मसले को जोड़ना।
खिलाफत के मसले को जोड़ करके आखिर हम लोग इतना दूर तक गांधी को खींच करके क्यों ले जाते हैं, और सारे के सारे गांधी का मूल्यांकन इसी मुद्दे पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू का मुद्दा आता है तो कश्मीर इशू वो यूएन में ले गए, इसकी बात करने लगते हैं। अरे हम नहीं ले जाते, पाकिस्तान लिया, वो स्थिति वैसी ही बनती के मामले। अरे चीन का जो आक्रमण था उसके देख करके सारी चीजों को भूल जाते हैं। खैर, जो खिलाफत का प्रश्न है उसके साथ मिला करके मुस्लिम समुदाय को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में जोड़ने का प्रयास ठीक नहीं था, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास ठीक था। उसी मुद्दे में दो बातें हैं, और गांधी ने इस काम को बड़े पैमाने पर किया। मुस्लिम समुदाय बड़ी मात्रा में जुड़ा गांधी के साथ। और एक बात हमेशा याद रखिए कि भारत एक राष्ट्र के रूप में गुलाम था कि एक सभ्यता के रूप में गुलाम था। कई बार जब इतिहास के विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, बाबर ने भारत पे आक्रमण किया, तो मैं उनसे पूछा करता हूं कि सिकंदर ने तो पोरस पे आक्रमण किया था, तो पोरस क्या मगध साम्राज्य यानी कि उस समय का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उसका मालिक था? या जब बाबर ने आक्रमण किया लोदी पर तो क्या और लोग उसके साथ फेवर में लड़ने के लिए आए थे? होता क्या है कि एक पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट होता है जो मॉडर्न एज की देन है, जो भारत 1947 के बाद बना। तो ये पॉपुलर सॉवरेंटी के थ्योरेटिकल एंगल से ये सवाल उठता है कि भारत पर आक्रमण किया, जबकि आक्रमण तो कोई छोटी जगह पे हुआ रहता है। आज यदि वैसी ही घटना घटेगी तो हम पॉपुलर सॉवरेंटी के एज में रहते हैं। कश्मीर पे हमला होगा चाहे और अरुणाचल पर होगा, पूरी भारत सरकार सक्रिय होगी, पूरा देश सक्रिय हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसी अवस्था उस वक्त नहीं थी, क्योंकि कई सॉवरेन पावर्स थे यहाँ, हमारे यहाँ थे। रहते थे। तो ये तो कहिए कि भारत के संस्कृति की खासियत है, जो यहाँ एक कल्चरल यूनिटी थी, मूल्य बोध की एकता थी, वह यहाँ की प्रबल एकता थी। राजनीतिक एकता के परिणाम स्वरूप, राजनीतिक शक्ति के परिणाम स्वरूप भारत एक राष्ट्र बना हुआ है, बना हुआ था। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो यहाँ सांस्कृतिक मूल्यबोध था उसकी वजह से यह एक राष्ट्र बना हुआ है। और गांधी पर चर्चा करते समय कम से कम खलीफा का प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है कि गांधी के सारे योगदान को हम उसके तहत दफन कर दें। इतना ही कहना चाहूंगा चंदन भाई। जी सर, धन्यवाद बहुत ही अच्छे तरह से समझाने के लिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है। एक सेकंड सर, बेशक आपने सही कहा। आज के समय में सर ये सही बात है कि सर गांधी एक ऐसे नेता है जिन पे सबसे ज्यादा तर्क वितर्क होता है हमारे आपसी, चाहे वो हम युवाओं के बीच में हो, तो सर ये सवाल तो उठना लाजमी रहता है। और ऐसा देखा गया है सर, नॉर्मली हम लोगों के मतलब युवाओं के बीच में, जैसा गांधी पे बहुत सारे आरोप लगाते हैं वो, जैसे सर आप वो जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी का मुद्दा ही हो प्रधानमंत्री बनने के समय, या फिर सर वो बस 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 रुको रुको, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का चयन सदन में होता है या सदन के बाहर होता है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली दो काम कर रही थी एक साथ, वो डेट से पहले ही पटेल की मृत्यु हो गई थी।
और पटेल और गांधी के बीच में कितना प्रेम था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पटेल के ऊपर इस्तीफा देने की सबसे अधिक एक बोझ सदन में सड़ रहे थे, नेहरू ने उनका बचाव किया था। तो मैं हमेशा कहता हूं और खास करके युवाओं से कहता हूं कि आप इस राष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में मत पड़िए कि हमारे नेताओं के बीच में ऐसा मतभेद था कि एकदम एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। भारतीय आजादी हमको वैसी प्रवृत्तियों से नहीं मिली है और ना ही भारत की पहचान इस वजह से है। भारत की पहचान वेदांत की वजह से है, मतलब सैद्धांतिक रूप से। और गांधी अपनी आत्मकथा में दो चीजें लिखते हैं अपने बारे में। एक तो वह कहते हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूं और दूसरे कहते हैं कि मैं वेदांती हूं। तो गांधी को जो उनका समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य है, हमको इन संदर्भों में देखना चाहिए। सर ठीक है सर एक मेरा क्वेश्चन है सर जैसा कि आप बता रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि गांधी जी हिंद स्वराज में लिखी गई बातों को आगे चलकर स्वयं खारिज कर देंगे, लेकिन पुस्तक लेखन के 40 साल बाद भी गांधी जी ने खारिज नहीं किया। तो सर मेरा प्रश्न यह है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या वो अपने बातों के प्रति जिद्दी थे या उन्हें अभी भी अपने सिद्धांतों की कोई उपयोगिता दिख रही थी? इसके लिए आपको गोखले के लेखन को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और मैं आपको बहुत संक्षेप में एक बात बता दूं कि गोखले के लेखन में आप भारत में रूढ़ी उदारवादी कहते हैं, लेकिन गोखले के लेखन में आप देखेंगे कि बर्क को वो बहुत कोट करते हैं। बर्क ब्रिटेन के रहने वाले एक पॉलिटिकल फिलोसफर है और कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है। तो यह जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो मॉडर्निटी को न समझने की कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से है और इस संदर्भ में मैं गांधी का पक्ष लेता हूं। मॉडर्निटी पर गांधी के समय में और गांधी के बाद जितना लिखा गया है वह गोखले को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि गांधी को सपोर्ट करता है। और हिंद स्वराज के लिखे जाने के बाद से अब तक के 100 साल से कुछ अधिक समय में उस पर अलग अलग चैप्टर में जो कुछ लिखा गया है उस पर अलग अलग तरह के डिस्कोर्स स्थापित हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे जो वकीलों और डॉक्टरों पर लिखा गया चैप्टर है ना, उसको लोग क्या समझ लेते हैं कि ये वकील और डॉक्टर पे लिखा हुआ है। नहीं, वह वकील और डॉक्टर तो वहां सिर्फ प्रतीक है। वह चैप्टर जो लिखा गया है वह नॉलेज फॉर्मेशन पे लिखा गया है कि किस तरीके से मॉडर्न एज में नॉलेज फॉर्मेशन होता है और कुछ स्पेशलाइज एजेंसी मिल करके उनको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करती हैं। और यह कोशिश मानवता के लिए खतरनाक है, सत्य के लिए खतरनाक है। एक चीज वो हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में जो लेजिस्लेशन की कमियों की बात करते हैं, आगे चल करके पॉलिटिकल साइंस में उसके लिए डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर का एक कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंद स्वराज को बहुत अमर कृति बना देती हैं। और इस ग्रंथ का उतना ही महत्व है जितना कि बौद्ध साहित्य में धम्मपद का है और मार्क्सिस्ट जो लिटरेचर है उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का है। सर अभी आप बोले कि मतलब गांधी जी महत्व है, गांधी के हिंद स्वराज का भी। सर अभी आप बोले कि गांधी जी मतलब मॉडर्निटी को बढ़ावा दे रहे थे, तो सर फिर और जी सर ओके सर एक प्रश्न मेरा था थोड़ा सा सर, एक छोटा सा प्रश्न है, हिंद स्वराज से जुड़ा हुआ है। सर, अगर हम ये मतलब हिंद स्वराज के दर्शन को देखें तो उसके दर्शन से पहले जो स्वदेशी का दर्शन है वो वर्ड्सवुड्स के द्वारा आता है, जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस के द्वारा, और उसका इम्प्लीमेंट जो है वो भारत में सबसे पहले 1905 के समय में बंगाल विभाजन के समय देखने को मिलता है। लेकिन एक इतिहास लेखन में एक या तो त्रुटि है या एक तरफा हो सकता है कि जो सीधा जॉन रस्किन का नाम लिया जाता है, उसके बाद तुरंत गांधी का नाम लिया जाता है, ना तो तिलक का नाम लिया जाता है, ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम लिया जाता है, ना विलियम मॉरिस का नाम लिया जाता है। तो ये इतिहास लेखन की त्रुटि है सर कि नहीं है?
स्वराज शब्द का इस्तेमाल, स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। अब बताइए मैं क्या करूं? यस सर, हुआ है, लेकिन मॉडर्न की बात करें तो वर्ड्सवर्थ किए हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, वो गांधी के समय में किया। 1905 का जो आप बंगाल विभाजन के आंदोलन में चल रहा है, तो हम किसी चीज का किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि पहले किसने कहा, आजकल ये बहुत कुछ, तो मैं कह रहा हूँ ऋग्वेद में कहा हटाओ तो करो। लेकिन जो ब्रिटिश के कपड़ा वाली मिलें थी, उनको मतलब काफी दिक्कत में डाल दे रहा है। ये तो गांधी के आगमन के बाद ही हुआ, तो इसलिए ऐसा लोग लिखते हैं। और जब ऐसा लोग लिखते हैं ना, तो ये देखिए क्या है बंधु कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे हल करना है, ये मामला बन जाता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में तो अभी गांधी से ही हल कर रहे हैं। 1905 में इसकी बात जरूर कही गई थी आपको, पर यह भी पता है कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जब अधिवेशन हो रहा था, बहिष्कार का प्रस्ताव रखने की बात हुई थी। वहां पे बनारस में वही रखा गया था, जब बहिष्कार को तो नहीं पारित हो पाया था। तो ये सारी चीजें कई चीजों से मिल करके ऐसे विचार बनते हैं। और कई बार ऐसा कह देना कि इस क्षेत्र में लिखा नहीं गया है या फलाने ने इग्नोर कर दिया, ये इससे थोड़ा बचना चाहिए। इतना लिखा गया है कि ये खोजना कठिन होता है कि किस पर नहीं लिखा गया है। दिक्कत क्या होता है कि हम दिल्ली साम्राज्य को पढ़ा रहे होते हैं और फिर उसमें कोशिश करते हैं कि कहीं उड़ीसा का छोटा सा राज्य का राजा का नाम आया कि नहीं आया। अरे भैया, तो इसके लिए हम उड़ीसा का इतिहास पढ़े ना, तब वहां देखेंगे कि आया था कि नहीं आया था। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। और मैं चाहूंगा कि कभी जब पेंडेमिक वगैरह खत्म हो जाए तो रूबरू आपसे बातचीत करूं, तो उसका और आनंद आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आमने सामने, क्योंकि सर आप हमारे अग्रज हैं, अब हमारे अगुआ हैं और हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज वाकई सर गांधी जी की जो राष्ट्र की परिभाषा थी, वो वाकई समन्वय की घोतक है और उसी के इर्द गिर्द पूरे देश की जो विचारधारा चल रही थी, मुझे लगता है उसमें समाहित हो रही थी। और वर्तमान में मुझे लगता है वाकई आपने जो लास्ट का जो शब्द कहा कि वर्तमान में राजनीति को पुनः परिभाषित करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान की पीढ़ी जा रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं राष्ट्र जो शब्द है उसके लिए कुछ न कुछ हमें लगता है प्रश्न चिन्ह हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले जो रिसर्चर, जो शोध छात्र होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक भी आज मिला होगा और वो इस विचार को और भी सही दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी जो गांधी जी को जो थॉट थी, उनकी जो विचार है, उसको आप एक नई दिशा देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक समन्वय के रूप में उनके पास आएगा। अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए अपने महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर प्रतिभा मैम। थैंक यू डॉक्टर विनोद सर, मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और धन्यवाद के क्रम में सबसे पहले मैं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समन्वयात्मक परिप्रेक्ष्य एवं गांधी इस विषय पर बोलते हुए आपने राष्ट्रीय आंदोलन की समन्वयात्मक धारा के 8
विभिन्न सूत्रधारों से अपनी बात शुरू की, जिसमें आप टैगोर, भगत, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले से होते हुए आप गांधी जी तक पहुंचते हैं और गांधी जी के हिंद स्वराज में राष्ट्रीय आंदोलन की 8वीं समन्वयात्मक धारा के दर्शन होते हैं। और आपने यहाँ बताया कि राष्ट्र की वास्तविक परिभाषा गांधी जी ने दी थी, जहां भारत राष्ट्र वह राष्ट्र है जो जिसकी सांस्कृतिक चेतना से, उसके सांस्कृतिक ढांचे से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, बल्कि जो विदेशी ताकतें यहाँ पर आए वो यहाँ के रंग रूप में और यहाँ की होकर के ही रह जाएं। तो भारत सदैव से सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत रहा है कि सब यहाँ पे विदेशी आए और यहाँ के हो करके रह गए। लेकिन साथ ही साथ आपने, और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही सर, कि यहीं पर भारत के मन का विभाजन का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था वो आकर के यहाँ पर असफल हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, कि मन का विभाजन का षड्यंत्र जो चल रहा था वो असफल हो गया। फिर आगे आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो गांधी जी के दर्शन में हमें दिखती है, कि हम जिन लोगों से संघर्ष कर रहे थे और हम भविष्य के भारत के निर्माण के लिए उन्हीं के मॉडल को ग्रहण कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिससे भारत को लड़ना था। और निरंतर भारतीयों ने, भारत के जो हमारे प्रबुद्ध लीडर्स हैं, उन्होंने इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने का प्रयास किया। इसकी आपने एक अपने लेक्चर में बहुत बड़ी गांधी जी के चिंतन में एक जो बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है उनके चिंतन में, उसके ऊपर आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर मैं जो छात्र मौजूद हैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि भारत का एक इंडिविजुअलाइज्ड माइंड था और एक कलेक्टिव माइंड था, और गांधी जी जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने नवीन राष्ट्र निर्माण हेतु उन दोनों माइंड्स को एक करने का प्रयास किया। सर ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आप गांधी जी के क्रांतिकारी धारा के प्रति जो उनका रुझान था, उनकी जो सोच थी, उस पे आपने बात की। और आपने ये बताया सर कि इस क्रांतिकारी धारा को गांधी जी स्ट्रैटेजिकली उपयोग करना उचित मानते थे, और वहीं से उनकी अहिंसा के प्रति उनकी जो नीति थी वो हमें समझ में आ जाती है। फिर आगे आपने गांधी जी के भारतीय मूल्य बोध पर बात किया। आपने भारत के सनातन धर्म पर गांधी जी के चिंतन पर चर्चा की, और आपने ये भी बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के अखिल भारतीय चरित्र पर गांधी जी के दृष्टिकोण क्या था, उसके ऊपर आपने अपना मत रखा सर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने चर्चा की, और अंत में आपने गांधी जी के कुछ धार्मिक चिंतन पर भी बात की। आपने बताया कि भगवत गीता पर शंकराचार्य जी की जो इंटरप्रिटेशन है, उनका जो व्याख्या है, उसमें गांधी जी विश्वास करते थे, और एक अखिल भारतीय पहचान, जिस तरीके की गांधी जी की सोच रखते थे, अखिल भारतीय पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, इन तमाम पहलुओं पर आपने सर बात कही है। तो मुझे लगता है कि इन सभी बिंदुओं पर आपने जो चर्चाएं की हैं, उन सब से हमारे आज के छात्र लाभान्वित हुए होंगे। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे छात्र, जितनी हमने अपेक्षा की थी उतने उपस्थित नहीं रहे, लेकिन जो भी रहे हैं मुझे लगता है कि उन्हें उससे बहुत लाभ मिला होगा। और धन्यवाद के क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य सर का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके मार्गनिर्देशन में हम लोग निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। उसके बाद धन्यवाद क्रम में अगली कड़ी में मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर चौधरी सर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके दिशा निर्देशन में हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। 10 दिवसीय इसी कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा, और हमें आप जैसे प्रखर वक्ताओं का सहयोग मिलता रहेगा सर, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और मैं अपने डिपार्टमेंट के अन्य सहयोगियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, पाठक सर का, डॉक्टर संजय सिंह सर का, शिव नारायण सर का, और हमारे जो कनिष्ठ सहयोगी हैं शशिकांत सर का,
मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे जो छात्र मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, और अंत में नॉन टीचिंग स्टाफ और सभी लोगों का जो भी इस कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, मैं उन सभी का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। और आगे मैं चौधरी सर को मैं चाहती हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम के लिए हमसे ठीक सर, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।